मैं अपने पति को एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस लौटी थी और थक कर बिस्तर पर लेट गई थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी भागदौड़ चल रही थी। पहले मेरे पति ने जाने से पहले शॉपिंग की, फिर रिश्तेदारों से मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ और अब जाने का दिन आया तो फिर हम सब एयरपोर्ट तक गए। इसलिए बहुत ज़्यादा मैं थक गई और बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद हो। मैंने घबरा कर आँखें खोलीं तो मेरे होश उड़ गए। मेरा देवर बिस्तर पर मेरे पैरों के पास बैठा था और धीरे-धीरे मैं मेरे पैर दबा रहा था। अपने पैरों पर उसके छूने का एहसास करके मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने घबरा कर उसे देखा और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि पलक, तुम सुबह से काम कर रही थी, थक गई होगी, इसलिए मैं पैर दबा रहा था। उसका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कोई अजीब बात ही ना हो। मैंने परेशानी से कहा कि मैं पलक नहीं हूँ, मैं मोनिका भाभी हूँ, गौर से देखो। वो कहने लगा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ? मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और पलक को ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें देने लगी। पति की गैर मौजूदगी में मेरे देवर का इस तरह मेरे कमरे में आना मेरी जान निकाल देने के लिए काफ़ी था। मेरे शोर मचाने पर थोड़ी देर बाद मेरी देवरानी आंखें मलती हुई मेरे कमरे में आई और अपने पति प्रतीक को मेरे सामने देखकर अपने सर पर हाथ मारकर कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या फिर आप सब कुछ भूल गए हैं? पलक की बात सुनकर मैं हैरान हुई और प्रतीक की तरफ देखा। वो कभी मुझे देख रहा था तो कभी पलक को, और फिर पलक ने बहुत शर्मिंदगी के साथ मुझे बड़ी अजीब सी बात बताई। कहने लगी कि भाभी, प्रतीक को भूलने की बीमारी है, ये बात तो सारा परिवार ही जानता है, शायद आपको पता नहीं है। पलक की बात ने मुझे हैरान कर दिया था, क्योंकि वाकई ये बात मुझे तो मालूम ही नहीं थी कि मेरे देवर को भूलने की बीमारी है, और ना ही कभी मेरे पति सुदीप ने ऐसी कोई बात मुझे बताई थी। ये बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई कि मेरा देवर गलती से मेरे कमरे में आया था, लेकिन मुझे शर्म भी महसूस हुई थी। मेरे पति की गैर मौजूदगी में इस तरह मेरे देवर का मेरे कमरे में आना यकीनन ये गलत बात थी, लेकिन गलती शायद मेरी ही थी कि मैंने कमरा लॉक नहीं किया था। पलक हाथ पकड़कर प्रतीक को अपने साथ ले गई थी। मैंने जल्दी से कमरा लॉक किया और सोने के लिए लेट गई, लेकिन अब नींद मेरी आंखों से दूर हो चुकी थी और मैं सोच रही थी कि जाते-जाते इस बार मेरे पति ने क्या मुसीबत मेरे गले में डाल दी है। मेरी शादी को तकरीबन 3 साल हो गए थे। मेरा पति साल में एक बार दुबई से 15 दिन की छुट्टियों पर आया करते थे। मैं अपने पति के बगैर अकेली ही रहा करती थी क्योंकि मेरे सास-ससुर नहीं थे। देवर और देवरानी दोनों दूसरे शहर में रहा करते थे। लेकिन इस सब बार जब मेरे पति आए तो मेरे देवर-देवरानी उससे मिलने के लिए आए। तो न जाने मेरे पति के साथ उनकी क्या बात हुई कि मेरे पति ने जाते-जाते मुझे हुक्म सुना दिया कि अब से मेरे देवर और देवरानी हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। ये घर मेरे ससुर का था, इसलिए मेरे पास इनकार की कोई वजह ही नहीं थी, और फिर मैंने भी सोचा कि मुझे किसी का सहारा मिल जाएगा। इसलिए मैंने देवर-देवरानी को अपने साथ रख लिया। जब तक मेरे पति यहाँ थे, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही मेरे सामने ऐसी कोई बात आई थी कि मेरे देवर को भूलने की आदत है। लेकिन मेरे पति के जाते ही पहली रात मुझ पर ये बात खुली कि मेरे देवर को भूलने की बीमारी है, और अब मैं परेशान हो रही थी। एक ऐसे इंसान के साथ एक घर में गुज़ारा करना बड़ा ही मुश्किल था, जिसे दौरा पड़ने पर अपनी पत्नी ही याद नहीं रहती। सारी रात यूँ ही सोचों में गुज़र गई, और सुबह के वक़्त जब मैं अपने कमरे से निकली और नाश्ते की टेबल पर नाश्ता सजा कर बैठी, तो मेरा देवर अपने कमरे से निकल कर आया और हाथ जोड़कर मेरे कदमों में बैठने लगा। मैंने बड़ी परेशानी से उसे रोका और कहा कि, क्या बात है प्रतीक, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो वो धीमे लहजे में कहने लगा, मुझे माफ़ कर दें भाभी, रात को मैं भूल गया था कि मेरा कमरा कौन-सा है, मेरी पत्नी कौन-सी है। जब मुझे होश आया और मेरा दौरा ख़त्म हुआ, तब पलक ने मुझे मेरी हरकत के बारे में मुझे बताया कि मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रतीक के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, अगर मुझे ये बात पहले पता होती कि तुम्हें ऐसी बीमारी है तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। प्रतीक हाथ जोड़े कहने लगा कि भाभी, अगर आगे भी कुछ मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं वाक़ई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने प्रतीक से कहा कि रात गई बात गई, अब जो हुआ सो हुआ, चलो अब मेरे साथ नाश्ता करने बैठ जाओ। बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था, लेकिन उसे शर्मिंदा देखकर मुझे एहसास हो गया था कि वो बेचारा अपनी बीमारी से मजबूर है। मैं क्यों उसके बारे में गलत सोचूं। मेरे देवर देवरानी दोनों ही मेरे साथ बैठ नाश्ता करने के लिए बैठ गए और वो दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा। पति के जाने के बाद पहली बार घर में मेरा दिल लगा था, क्योंकि इतने सालों से मैं तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रही थी और पति के जाते ही बच्चे की कमी का एहसास मुझे सताने लगता था। इन 3 सालों में भी मैं औलाद की खुशी हासिल नहीं कर पाई थी।
पता नहीं इसके पीछे क्या वजह थी। मेरे पति ने कभी मुझे डॉक्टर के पास जाने की परमिशन ही नहीं दी थी, इसलिए मैं और भी परेशान रहा करती थी। मगर पलक के साथ मेरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। मेरे पति का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें भी बताया कि मैं पलक और प्रतीक के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। वो भी मुतमईन हो गए और कहने लगे, इसलिए मैंने उन दोनों को तुम्हारे पास छोड़ा था ताकि तुम अकेलापन का शिकार ना हो। सारा दिन मेरा बिजी गुजरा। रात के खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लॉन में जाकर बैठ गई। मुझे ताज़ी हवा बहुत पसंद थी और रात के इस पहर में चमेली की खुशबू महका करती थी। मुझे लॉन में झूले पर बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि प्रतीक चला आया और आकर मेरे बराबर में झूले पर बैठ गया। मैंने परेशानी से उसे देखा तो वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहा था और फिर एकदम ही कहने लगा, ये तुम्हारे बड़े बड़े बाल बहुत ही खूबसूरत हैं। तुम अभी भी शादी की पहली की तरह ही चमकती हो। देवर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गई और उसके बराबर से उठने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे ज़बरदस्ती खींचकर झूले पर बैठा दिया। मैंने उससे कहा कि प्रतीक, ये क्या बदतमीज़ी है। तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, क्या हो गया है पलक, तुम तो मेरी पत्नी हो। तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत समझ आया कि वो एक बार फिर सब कुछ भूल चुका है। उसे फिर याद नहीं कि मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि भाभी हूँ। मैंने जल्दी से उससे कहा कि प्रतीक, होश में आओ, मैं पलक नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी भाभी हूँ। मगर वो तो अपनी ही धुन में मगन मेरी तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक किए जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वो तो भगवान की करनी हुई कि पलक वहाँ चली आई। हम दोनों को एक साथ देखकर वो पूछने लगी, क्या बात है भाभी, कोई परेशानी है क्या। तो मैंने उसे बताया कि प्रतीक पर फिर से दौरा पड़ गया है। ये सुनकर वो परेशानी से प्रतीक का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या मामला है और कैसे हल होगा। प्रतीक को तो दिन में 2 बार ऐसे दौरे पड़ते थे। आखिर मैं कहाँ तक खुद को से बचाती। वो तो मुझे पलक समझकर मेरे करीब आ जाया करता था। मैंने सोचा कि सुदीप से इस बारे में बात करूँगी। सुदीप से कहूँगी कि अपने भाई और भाभी को अलग घर में रहने का कह दे, क्योंकि इस तरह तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और फिर अगले दिन जब सुदीप का फ़ोन आया तो मैंने उनसे इस बारे में बात करना चाही, लेकिन इससे पहले ही प्रतीक मेरे पास आ गया और कहने लगा कि भाभी, मुझे भी भाई से बात करनी है। मजबूरन मैंने उसे फ़ोन दे दिया और वो फ़ोन पर बात करते हुए बाहर निकल गया और जब काफ़ी देर बाद वापस लौटा तो फ़ोन बंद हो चुका था। मुझे सुदीप से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। मैंने प्रतीक से कहा कि अभी तो मैंने बात भी नहीं की थी, तुमने फ़ोन क्यों काटा। तो वो कहने लगा कि सुदीप को किसी काम से जाना था इसलिए उसने फ़ोन रख दिया। वो खुद ही थोड़ी देर बाद फ़ोन करेगा। मैंने सोचा कि जब दोबारा फ़ोन आएगा तो मैं प्रतीक के बारे में बात करूंगी, लेकिन फिर सारा दिन इंतज़ार के बाद भी सुदीप का फ़ोन नहीं आया। मैं रात में किचन में खाना बना रही थी और पलक मेरे साथ खड़ी थी। वो बातें करते हुए कहने लगी कि आप भाई को प्रतीक के बारे में कुछ न कहिएगा। प्रतीक का इलाज चल रहा है, वो पाबंदी से दवाई ले रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर सुदीप भाई को पता चला कि प्रतीक को दोबारा से इस तरह के दौरे पड़ने लग गए हैं तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैंने नासमझी से पलक की तरफ देखा तो वो कहने लगी कि भाभी, आपको तो पता ही है कि मेरी और प्रतीक की शादी आपसे बहुत पहले ही हो चुक गई थी। दरअसल हम दोनों ने पसंद की शादी की थी, इसलिए सास ससुर ने हमें घर से निकाल दिया और मजबूरन हम दूसरे शहर चले गए। इसी बात ने प्रतीक को तोड़कर रख दिया कि उनके माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया और फिर एक दिन प्रतीक का एक्सीडेंट हो गया। उनके सिर पर बहुत चोटें आईं और तभी से उन्हें भूलने की बीमारी लग गई। इस बीमारी के बाद हमारे सास ससुर ने प्रतीक को अपना तो लिया था, लेकिन इस घर में जगह नहीं दी थी। एक्सीडेंट के बाद से हमारा खर्चा सुदीप भाई उठा रहे हैं और फिर जब आप लोगों की शादी हुई तो उसके बाद प्रतीक ने खुद का काम शुरू कर दिया और सुदीप भाई दुबई में ज़्यादा परेशान ना हो इसलिए हमने भाई से कह दिया कि अब प्रदीप की दिमागी हालत पहले से बेहतर है। लेकिन सुदीप भाई फिर भी हमारे लिए परेशान हुआ करते थे। इस बार वो यहाँ आए तो प्रतीक ने भाई को बताया कि हमें किराया अदा करने में परेशानी हो रही है और इसी वजह से उन्होंने हमें यहाँ रख लिया है। अब अगर आप भाई को बताएंगे कि प्रतीक को इस कदर दौरे पड़ते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। शायद हमें ये घर भी छोड़ना पड़ जाए। पलक रोते हुए कहने लगी कि अपनी बीमारी के वजह से प्रतीक सही तरह से कोई काम नहीं कर पाते। अगर हमें वापस किराए के घर में जाना पड़ा तो हमें फिर से भूखा रहना होगा। भाभी, हम पर रहम कीजिएगा। पलक की बातें सुनकर मेरा दिल पसीज चुका था। पसंद की शादी की उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली थी। मुझे प्रतीक से भी हमदर्दी महसूस हुई, जो अपने माँ बाप के मुंह मोड़ने की वजह से इस कदर मुश्किल में आ गया था। अगर उसके माँ बाप खुले दिल से उसकी शादी को कबूल कर लेते तो शायद ये सब ना होता।
साथ ही मुझे अपने पति पर भी गर्व हुआ कि मुश्किल वक्त में भी उन्होंने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। मैं बहन-भाइयों के लिए रिश्तों को तरसी हुई थी, इसलिए सुदीप का अपने भाई के लिए प्यार देखकर मुझे खुशी हुई थी। दिन बहुत तेज़ी से गुज़र रहे थे और हर दिन ही कुछ ऐसा होता जो मुझे परेशान कर देता। कभी मेरा देवर मेरा हाथ पकड़ लेता, तो कभी अजीब तरह से मेरी तारीफ़ करता। कभी मुझे उसकी नज़रें बुरी लगती, तो कभी बिला झिझक मेरे कमरे में आकर वो मुझे अपनी पत्नी समझकर अजीब तरह की बातें करने की कोशिश करता और मैं शर्मिंदा होकर रह जाती। एक दो बार मैंने अपनी देवरानी से कहा कि आखिर कौन-सी दवाई दे रही हो, जिनका असर नज़र ही नहीं आ रहा, बल्कि हर गुज़रते दिन के साथ देवर की भूलने की बीमारी बढ़ती ही चली जा रही है। और जो बात मुझे परेशान कर रही थी, वो ये थी कि देवर सिर्फ़ पत्नी के मामले ही में भुलक्कड़ था। बाकी कोई और बात तो वो बिल्कुल भी नहीं भूलता था। कितनी बार मैंने उसे आज़मा कर देख लिया था। 1-2 बार जानबूझकर मैंने उसकी चीज़ें छुपाई थीं और मुझे लगा था कि उसे वो बिल्कुल भी याद नहीं होंगी, क्योंकि वो बिल्कुल मामूली सी चीज़ें थीं। लेकिन इसके बावजूद भी उसे तिनका-तिनका चीज़ और छोटी से छोटी बात भी याद रहा करती थी। अगर वो कुछ भूलता था तो वो सिर्फ़ पलक का वजूद था। पता नहीं क्यों वो मुझे पलक समझने की गलती करता था। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि जैसे वो भुलक्कड़ ना हो, बल्कि जानबूझकर भूलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगर ऐसा था तो एक पत्नी हरगिज़ भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर मेरा देवर ये हरकत जानबूझकर कर रहा था, तो यकीनन पलक कभी उसकी तरफ़दारी ना करती। यही सोचकर मैं अपने दिल को समझा लेती। मेरे पति को गए 4 महीने होने वाले थे और इन 4 महीनों में मैंने बड़ी मुश्किल से हर रात गुज़ारी थी। कमरे का दरवाज़ा भी मैं यहाँ से लॉक करती थी और दिन भर भी मेरी यही कोशिश होती कि मैं अपने देवर के सामने भी ना जाऊँ। एक रात मैं अपने कमरे में गई और कुंडी लगाने लगी, तो मैंने देखा कि कुंडी टूटी हुई है। मैं परेशान हो गई, क्योंकि सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। कमरे का लॉक 2 दिन पहले ही ख़राब हुआ था, लेकिन कुंडी की वजह से परेशानी नहीं हुई थी और मैंने गुज़ारा कर ही लिया था। मगर ना जाने कुंडी भी कैसे ख़राब हो गई। मैं ऐसे ही कमरे में बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी ही देर बाद मुझे नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मेरे होश ठिकाने आ गए, क्योंकि मेरे पति की जगह बिस्तर पर प्रतीक मौजूद था। ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं उठकर खड़ी हुई और मैंने प्रतीक को जगाया, तो वो नींद से उठा और पलक कहते हुए मुझे अपने करीब खींच लिया। मैंने खुद को उसे छुड़ाना चाहा, लेकिन उसी पल कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर दाखिल हो गया। 4 महीने बाद अपने पति को रात के इस पहर अचानक देखकर मेरे होशो-हवास गुम हो गए थे, और वो भी इस हालत में कि मैं नाइट ड्रेस में थी और मेरा देवर मेरे साथ कमरे में मौजूद था। हम दोनों एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे और मेरे देवर की हालत बिल्कुल नशे में थी, जैसे वो गहरी नींद से उठा हो। सुदीप मेरे कमरे में दाखिल हुए और एक ज़ोरदार तमाचा मेरे मुँह पर लगा दिया और कहने लगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी पत्नी इतनी चरित्रहीन है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे छोटे भाई के साथ कमरे में मौजूद है। सुदीप के शब्दों ने मेरी जान निकाल दी थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने उन्हें समझाना चाहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अकेले से ही सोई थी। प्रतीक को भूलने की बीमारी है। वही कमरे में नींद में चला आया। मैंने पलटकर प्रतीक की तरफ देखा कि वो मेरे लिए गवाही देगा। मुझे यकीन था कि मेरे देवर और देवरानी मेरा साथ देंगे, लेकिन कयामत तो मुझ पर उस वक्त टूटी जब मेरी देवरानी रोते हुए कमरे में आई और मेरे पति से कहने लगी, सुदीप भाई, मैं आपको कितने समय से यही बात तो समझा रही थी कि आपके पीठ पीछे ही मेरे पति को बहका रही हैं। आपके बगैर इनका गुजारा नहीं होता, इसलिए जानबूझकर ये ऐसी हरकतें करती थीं कि मेरे पति खुद ब खुद उनकी तरफ झुक जाए। गलती प्रतीक की नहीं, बल्कि मोनिका भाभी की है। ये कहकर पलक जोर जोर से रोने लगी और मैं हक्का बक्का से उसे देखने लगी। मेरे मुंह से एक शब्द भी ना निकल सका, बल्कि मेरी तो सांस भी रुक गई। प्रतीक अपने भाई के पैरों में गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दें भाई, भाभी ने मुझे बहका दिया था। उनका कहना था कि अगर मैं उनके साथ रातें ना गुजारी तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। आप तो जानते हैं कि मैं कितना परेशान हूँ अपने हालात से, इसीलिए मैं भाभी की बात मानने पर मजबूर हो गया। सुदीप ने अपने भाई भाभी को तो कुछ न कहा और वो मेरे करीब आए और मुझे बालों से पकड़कर कहने लगे, ये बताओ, इतने सालों में मेरे पीठ पीछे तुमने और किस किस के साथ संबंध बनाए हैं? इस बार मैं तुम्हें इस बार तुम्हें मेरा भाई मिला तो तुमने उसे ही अपना निशाना बना लिया। मेरा पति कहने लगा कि पिछले 4 महीने से पलक मुझे रोज़ फ़ोन पर तुम्हारी हरकतों के बारे में बताती थी। उसने तुम्हारी वीडियो भी भेजी, लेकिन फिर भी मैंने यकीन ना किया। मुझे तुम पर भरोसा था, मगर आज रात मेरी आंखें खुल गईं। पलक के बार-बार कहने पर मैं यहाँ आया हूँ और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख भी लिया है। अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मैं सुदीप के पैरों में गिर गई और उनसे कहा कि मेरी बात तो सुन लें। आप तो जानते हैं आपके भाई को भूलने की बीमारी है और वो इसी बीमारी की वजह से मेरे कमरे में आ जाता है। ये मुझे पलक समझता है और आज रात भी ऐसा ही हुआ है। मैं नहीं जानती पलक ने आपसे क्या कुछ कहा है,
लेकिन मैं चरित्रहीन नहीं। मैंने पलक की तरफ देखा और कहा कि भगवान के लिए सच बोलो, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मगर पलक तो मगरमच्छ के आंसू बहाने में बिजी थी। उसका कहना था कि मैंने उसके पति को बहकाकर उससे दूर किया है और मैं एक चरित्रहीन औरत हूँ। मेरी बात सुन के मेरे पति अजीब अंदाज में हंसे और कहने लगे, बेवकूफ़ किसको बना रही हो? मेरे भाई को कोई बीमारी नहीं है। तुम जैसी औरत अपना सच छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मेरा भाई बुरा नहीं, बुरी तुम हो। मेरे पति ने ये कहकर खड़े खड़े मुझे घर से निकाल दिया। मैं रात के इस पहर बाहर खड़ी थी। मुझे इतनी ज़ोर से चक्कर आया कि मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी और मेरी माँ मेरे बराबर बैठी रो रही थी। मेरी विधवा माँ को ज़िंदगी के इस हिस्से में आकर बेटी का इतना बड़ा दुख उठाना पड़ा था। मैंने रोते हुए माँ से कहा कि माँ, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मेरी देवरानी और देवर ने मिलकर ये सारा खेल खेला है। माँ कहने लगी कि मुझे शुरू से बताओ कि हुआ क्या। फिर मैंने शुरू से आखिर तक माँ को सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर माँ ने अपना सिर पकड़ लिया और कहने लगी, मोनिका, मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ़ नहीं समझती थी। कम से कम तुम्हें अपने पति को अपने देवर के बारे में हर बात बता देनी चाहिए थी। या फिर सोचने वाली बात तो ये है कि ये सब करके तुम्हारे देवर को क्या हासिल होगा, उसने ये झूठ क्यों रचाया है और उसकी पत्नी अब तक उसका साथ क्यों दे रही थी। वरना कोई औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी औरत का करीब जाए। और तुम्हारी देवरानी तो पिछले कई महीनों से ये बात बर्दाश्त कर रही थी। कहीं ना कहीं दोनों का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। मैंने माँ से कहा कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा तो घर उजड़ गया। माँ कहने लगी कि ऐसे इंसान के साथ गुजारा करने का क्या फ़ायदा था जिसे तुम पर 2 टके का भरोसा भी नहीं था। उसने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और तुम्हें घर से निकाल दिया। जब तुम बेहोश हुई तो तुम्हारी देवरानी का फ़ोन आया था। उसने बड़ी बदतमीज़ी से तुम्हें ले जाने का कहा था और मैं अकेली ही तुम्हें रिक्शे में डालकर यहाँ तक लाई। ये कहकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। मैं 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही और फिर माँ के साथ उनके छोटे से घर में चली आई। सुदीप ने तलाक के पेपर्स भिजवा दिए थे, जिसे मैंने भी साइन कर दिए। मुझे भी ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना था जिसने मेरी एक भी बात सुनना गवारा नहीं की। लेकिन मैं जानना चाहती थी कि मेरे देवर देवरानी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। मेरी करीबी सहेली को जब मेरी तलाक का पता चला तो वो मुझसे मिलने के लिए चली आई और मैंने उससे मदद मांगी कि मैं उसके ज़रिए से सच्चाई जानना चाहती हूँ। वो मेरे कहने पर राज़ी हो गई और अगले दिन मेरी देवरानी के पास पहुँच गई और उसे कहा कि वो कामकाज के लिए घर ढूंढ रही है। मेरी देवरानी ने फ़ौरन से काम के लिए रख लिया। उनके पहले घर का काम मैं ही किया करती थी और मेरे आने के बाद वो अकेली रहती थी। मेरी दोस्त ने उस घर में नौकरी शुरू कर दी और फिर उसके ज़रिए मुझे पता चला कि मेरा पति तीसरे ही दिन वापस लौट गया था। और फिर धीरे धीरे मेरी दोस्त ने मेरी देवरानी का भरोसा जीता और सारे सच का खुलासा हो गया। मेरी दोस्त ने मेरे देवर और देवरानी के बीच होने वाली बातचीत सुनी थी और उसे समझ आ गया था कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया गया। मेरे देवर ने देवरानी से पसंद की शादी की थी, इसलिए मेरे सास ससुर ने उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि मेरी देवरानी अच्छी औरत नहीं थी। वो ख़राब ख़ानदान से थी और वो खुद भी पेशावर वेश्या थी। मेरे देवर ने उसके चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। गुस्से में मेरे ससुर ने उसे घर से निकाल दिया और वो अपनी पत्नी को लेकर दूसरे शहर में चला गया। मेरे ससुर ने ना सिर्फ उसे घर से निकाला था बल्कि अपनी ज़मीनों से भी बेदखल कर दिया था। मेरे ससुर के नाम पर काफ़ी ज़मीनें थीं, लेकिन मेरे पति को ज़मीनों से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर दुबई चले गए थे। हाँ, मगर उन ज़मीनों का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता रहता था और ये बात मेरे देवर को पता थी। वो जायदाद में अपना हिस्सा चाहता था, लेकिन सारी जायदाद मेरे पति के नाम होने की वजह से वो हिस्सा नहीं मांग सकता था। उसकी पत्नी ने उसे ये रास्ता दिखाया कि भाई की गैर मौजूदगी में वो भाभी को काबू करे और फिर आसानी से सब कुछ हासिल कर ले। उन दोनों का इरादा था कि वो मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठाएंगे और मेरी कमज़ोरी के ज़रिए मुझे काबू करेंगे और फिर ब्लैकमेल करके पैसा हासिल करेंगे। लेकिन जब वो पहली बार मेरे कमरे में आया और उसने मेरा रिएक्शन देखा, तो वो जान गया कि मैं कैरेक्टर की पक्की हूँ और उसके झांसे में नहीं आऊँगी। इसलिए वो लोग दूसरे प्लान पर काम करने लगे और जानबूझकर उसकी पत्नी ने उसे बीमार साबित किया और मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि उन लोगों के जाल में आ गई। ना ही मेरे देवर को भूलने की बीमारी थी और ना ही वो कोई शरीफ आदमी था, बल्कि जायदाद के लिए उसने अपने कैरेक्टर को एक तरफ रख कर मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश की थी। और हैरत की बात तो ये थी कि उसकी पत्नी को भी ये बात गवारा थी, शायद इसलिए क्योंकि वो खुद भी ख़ानदानी नहीं थी बल्कि एक वेश्या थी। एक तरफ मेरा देवर मेरे कमरे में चक्कर काटने लगा तो दूसरी तरफ मेरी देवरानी मौका देखकर हमारी वीडियोस बनाती और मेरे पति को भेजकर ये बात कहती कि मैं तन्हाई की वजह से अपने ही देवर को बहका रही हूँ। मुस्तकिल 4 महीने एक ही बात सुनने के बाद और फिर अपनी आंखों से देख लेने के बाद मेरे पति ने मुझ पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं किया
और फ़ौरन ही मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद तलाक दे दी। मेरी दोस्त ने खुद प्रतीक और पलक को बात करते सुना था। वो कह रहे थे कि हम भाभी को निकाल कर घर के मालिक तो बन गए, बस इसी तरह अब ज़मीन हमारे नाम हो जाए और सुदीप भाई रास्ते से हट जाएं तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। जब मेरी दोस्त ने मुझे ये बताया तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि ये कैसा ज़माना आ गया है कि सगे भाई ने दौलत की खातिर दूसरे भाई का घर उजाड़ दिया, और भाई भी वो जिसने ना सिर्फ सीने से लगाया था बल्कि घर में लाकर दोबारा से जगह दी थी और खर्चा तक उठा रहा था। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था, लेकिन हवस ने उन दोनों को अंधा कर दिया। उन्हें पूरी जायदाद की लालच थी। मेरी दोस्त ने उनके घर से काम छोड़ दिया था और मैंने भी सब मामला भगवान पर छोड़कर चुप्पी साध ली थी। कुछ ही महीने गुजरे थे कि मेरे पास मेरे पति का फ़ोन आया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि उसे किसी तरह सच्चाई पता चल गई थी। दरअसल मेरे देवर ने 2 नंबर से ज़मीन अपने नाम करवाने की कोशिश की थी और वकील ने ये बात सुदीप तक पहुंचा दी थी, और फिर उन्हें बाकी सारा मामला भी समझ आ गया था। उन्हें अब इस बात का पछतावा था कि उन्होंने हमारी 3 साल की शादीशुदा ज़िंदगी को 3 मिनट का मौका भी नहीं दिया। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता है। मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया, क्योंकि मेरी तरह वो भी प्रतीक के झांसे में आ गए थे। लेकिन अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था। मैंने खामोशी से उन्हें माफ़ करके फ़ोन बंद कर दिया। आज मैं अपनी विधवा माँ के साथ अकेली ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ना ही मेरे लिए रिश्ते आते हैं और ना ही मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं इसी तरह अपनी विधवा माँ के साथ अकेले ज़िंदगी गुजार दूँ, या फिर पुराने ज़ख्मों को भूलकर ज़िंदगी को दोबारा से मौका दूँ? क्या आपने भी आज के दौर में प्रतीक जैसे भाई देखे हैं, जो दौलत के लिए सगे भाई को भी बर्बाद कर देते हैं? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।